Dear class, today we are going to start new chapter of political science. The name of chapter is the political parties. As you are looking on the board, a political party is a group of people who aim to attain power in the government through the elections. प्यारे बच्चों, इस बेसिक चीज को समझना अनिवार्य है कि डेमोक्रेसी में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमें रूल करते हैं। मीन्स इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इलेक्टेड मेंबर रूल द पीपल। So, elections play very important role in democratic country. Before starting the class, I would like to tell you that there are two types of democracy. One is the direct democracy, other is the indirect democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे आप लोकल लेवल की बात करोगे तो जब एक गांव के अंदर चुनाव होता है तो गांव में कोई मुखिया खड़ा होता है और आप जानते हो कि मुखिया का नाम क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका सेवा क्षेत्र कैसा है और उसको वोट देते हो आप। बट जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हो, आपको पता नहीं होता कौन सीएम है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और कौन पीएम है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अर्थात चीफ मिनिस्टर फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी भी प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है। ये क्लास फिर किसका इलेक्शन होता है? इलेक्शन होता है एमएलएस, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स, राज्य सरकार के लिए, एंड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केंद्र सरकार के लिए। एक राज्य और एक देश की सीमा क्षेत्र बड़ा होता है। एक राज्य के अंदर रहने वाली जनसंख्या ज्यादा होती है, एक देश के अंदर रहने वाली जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सेटअप करना पड़ता है, अर्थात हमारे कुछ पॉपुलेशन के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे फिलहाल अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इसी तरह से रेशियो फिक्स किए गए हैं। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके सीट्स फिक्स होते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली हो चाहे वो लोकसभा हो, क्योंकि स्टेट असेंबली के लिए और लोकसभा के लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जिसमें आम नागरिक हिस्सा लेता है जो वोट देने योग्य है। तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों, हमें पता नहीं होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन चीफ मिनिस्टर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। हम लोग सिर्फ एमएलएस को वोट देते हैं और एमपीज को वोट देते हैं, और ये इलेक्टेड मेंबर जाकर के अपनी टीम बनाते हैं, इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और हमें रूल करते हैं। इसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इन इंटायर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पूरी दुनिया में तीन तरह का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। एक सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसका एग्जांपल हम लोग चाइना से दे सकते हैं। चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी की सरकार बनती है। तो सिंगल पार्टी को हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, इसलिए चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसीलिए आप अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय द पॉपुलेशन। Why? Because China is not democratic.
वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। दूसरा होता है डुअल पार्टी सिस्टम, अर्थात किसी देश में दो ही पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करेगी। और जैसे अमेरिका, यूएसए को आप ले लो, यहाँ पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, एक आपका है रिपब्लिक और दूसरा है डेमोक्रेटिक। तो कभी अगर गवर्नमेंट बनती रिपब्लिक पार्टी का, तो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑपोजिशन में बैठता है, और डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर गवर्नमेंट बनती है तो रिपब्लिक पार्टी ऑपोजिशन में बैठता है, और इस तरह से गवर्नमेंट चलती है। कुछ देशों ने जहां पे जब बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है, डाइवर्सिटी ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज, कल्चर्स, ज्योग्राफिकल एरियाज, तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। बट इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करेगा, प्रोमिनेंट लीडर थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो अभी एट प्रेजेंट 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। सारी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ रजिस्टर्ड होती है बच्चों? सारी पॉलिटिकल पार्टी चीफ इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है, वहां पे सारे पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। और वही चीफ इलेक्शन कमीशन में उनका एक अपना दायरा होता है, जिसके तहत वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है और कौन सा पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होगा तो इलेक्शन तो होगा, बट हम स्टेट लेवल के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे लेवल के लिए गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। सारे लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, अपना प्रोग्राम्स होगा, अपनी पॉलिसीज होगी, और वो इलेक्ट भी होंगे, वो एमपी भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे। बट जब एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात आएगी तो बगैर पॉलिटिकल पार्टीज का it will be very hard to form the government. Either it will be on state levels or it will be on central levels. So स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में इन सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे। एज यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड कि इन अदर वर्ड्स it is the group of people holding some policies and programs who come together to contest elections and hold power in the government. प्यारे बच्चों, ऑलरेडी यू आर अंडरस्टैंड कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल जिसके पास कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती है, और उस पॉलिसी और प्रोग्राम को वो फैलाते हैं, और उसी के बिहाफ पे वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में जीत करके वो क्या करते हैं? पावर में आते हैं, और पावर में आकर के वो गवर्नमेंट चलाते हैं। डियर क्लास, political parties basically made up of the leaders, the active members and the follower. इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है a political party has three components: the leader, the active member and the follower. ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लीडर एक गुड ऑरेटर होता है। गुड ऑरेटर इन द मीन्स कि वो अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से लोगों के सामने रख सकता है, पार्टीज के प्रोग्राम्स को, पार्टीज के एजेंडा को, पार्टीज के पॉलिसीज को वो लोगों तक पहुंचाता है। और उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो सभी लोगों को
जोड़ता है। दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज का पहलू है वो है एक्टिव मेंबर्स। पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ऐसे प्रोमिनेंट एक्टिव मेंबर्स होते हैं जिसके वजह से पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है और सरवाइव करती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो होता है फॉलोअर्स का। जैसे आम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडाज को, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है। तो सारे बच्चे अपने ध्यान में रखेंगे, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। इन्हीं चीज से पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टीज का। आगे बढ़िए क्लास, as we are looking on the board, a political parties perform a series of functions such as contesting elections, putting forward different policies and programs, making law for the country, forming and running government। डियर क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है। अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन को डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दैट टाइम वी नीड टू प्रिपेयर 5 पॉइंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इट विल हेल्प अ लॉट you all in the examinations. So your first point is contesting election. As you are looking on the board, first point is the contesting elections. Political party का सबसे important function होता है कि वो elections में participate करता है और सारे political parties का एक ही motive होता है कि वो इलेक्शन में उसकी पार्टी या उसके कैंडिडेट की जीत हो। पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन फाइट करता है तब वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को फॉरवर्ड करता है टू द कॉमन पीपल कि क्या उसकी पॉलिसीज है, क्या एजेंडाज है, क्या प्रोग्राम्स है, उनको वो इलेक्शन के दरमियान इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करता है। और जब वो गवर्नमेंट बनाती है इलेक्शन जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी, तो वो सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, एजेंडा जिसका उन्होंने इलेक्शन के दरमियान चर्चा किया था उनको पूरा करने का प्रयास करता है, उससे रिलेटेड वो लॉ बनाता है। डियर क्लास, आप जैसा कि जानते हो कि 3 लेवल होती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। लॉ बनाने का पावर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है या स्टेट गवर्नमेंट को है। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, बट ये जो पावर है लॉ डेवलप करने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 97 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो लॉ बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो डिफेंस, करेंसी, रेलवेज, बैंकिंग, ये सारा सिस्टम, सारा सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ऐसे 97 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 66 सब्जेक्ट जिसमें लैंड रेवेन्यू, पुलिस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है, उनका सब्जेक्ट है, वहां पे वो लॉ बनाता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब फॉर्म करती है तो ये लॉ डेवलप करता है। ऑलरेडी वो लॉ जिसकी चर्चा भारत के संविधान में इन द
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी शेड्यूल किया गया है। 97 सब्जेक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, 66 सब्जेक्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड 47 सब्जेक्ट। इट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे दोनों गवर्नमेंट मिल करके लॉ डेवलप करेगा। और वो लॉ किसके ऊपर डेवलप करेगा? वो सारा सब्जेक्ट विस्तार रूप से भारतीय संविधान में वर्णित है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कंटेस्टिंग इलेक्शंस है। फिर दूसरा है इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टीज का आपका एक एजेंडा होता है जो हर इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी एक मैनिफेस्टो के रूप में उसको प्रकाशित करती है और उसको आम लोगों तक पहुंचाती है प्रचार प्रसार के माध्यम से। और वो जो मैनिफेस्टो होता है वो एक बेसिक गाइडलाइन होता है पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का, जो प्रयास करती है पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के बाद, गवर्नमेंट बनाने के बाद उन सारी मैनिफेस्टो में किया गया जितनी भी चीजें हैं उसको धरातल पे लाने का प्रयास करता है, अर्थात उसको पूरा करने का प्रयास करता है और उसके रिलेटेड वो लॉ भी बनाता है और स्मूथली गवर्नमेंट को चलाता है। और लोकतंत्र में यदि एक सशक्त, सुसंगठित, व्यवस्थित और सुचारू रूप से अगर अपोजिशन नहीं है तो लोकतंत्र अस्तित्वहीन माना जाता है। तो लोकतंत्र में अगर सरकार की जो भूमिका है, दूसरी तरफ जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं उनका भी अहम रोल होता है। तो अपोजिशन में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जीते हुए एमपी या एमएलए रहते हैं वो गवर्नमेंट को हमेशा एक्टिव रखता है, उसके एक एक गलती को मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने लाता है और गवर्नमेंट कभी भी अगर स्टेबल होना चाहती है तो नहीं, उसको हमेशा एक्टिव रखता है। तो अपोजिशन का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है जितनी भूमिका गवर्नमेंट की है।